कॉपी बंद कर दो, सबको इधर आंसर दोगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। इसका कहने का मतलब है कि जब लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आती है तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता किस भावना के आधार पर वो लोग आपस में जुड़े रहते हैं। तो हम भारतीय किस चीज में जुड़े हुए हैं कि हम लोग का जन्म स्थान कहाँ है, भारत है। हम लोग का भाषा क्या है, हिंदी है। हम लोग का धर्म क्या है, हिंदू है। और हम लोग का इतिहास क्या है, सबका सेम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा, या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होने के कारण क्या होता है, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आती है। तो यही होगा इसका आंसर। अगला है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। तो सबसे पहले बताओ कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो 1871 ईस्वी को जर्मनी का एकीकरण हुआ था। कौन किया था, ऑटोमन बिस्मार्क किया था। ये कहाँ का चांसलर हुआ था सबसे पहले, तो चांसलर कहाँ का था, तो प्रसा का चांसलर था। कहाँ का, प्रसा का चांसलर था, ठीक है। उसके बाद ये जर्मनी को एकीकृत किया, एक राज्य के रूप में जर्मनी का निर्माण किया, और 1871 से लेके 1879 तक ये वहां का राजा बन के रहा था जर्मनी का, ठीक है। अगला है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। मतलब कौन से किसान आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल भाग लिए थे। तो इसका सही आंसर होगा बारदोली आंदोलन, ठीक है। अब ये बारदोली है कहाँ, तो बारदोली है कहाँ, तो ये कहाँ है, गुजरात में। कहाँ है, तो यह गुजरात में है, ठीक है। और बारदोली आंदोलन में महिलाओं का भी बहुत ज्यादा योगदान रहा था, और वही महिलाएं क्या की थी, इनको सरदार की उपाधि दी थी। किस चीज की, सरदार की, ठीक है। और इन्हीं को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला है साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, साइमन कमीशन वहां से निकला था, कहां से, ब्रिटेन से निकला था। कब निकला था, तो नवंबर के महीने में 1927 को। और भारत आया कब था, तो फरवरी के महीने में 1928 को। लोग इसको वापस क्यों भेजना चाह रहे थे, क्योंकि ये हमारे यहाँ आके जांच करना चाह रहा था कि हमारा संविधान कैसा है, ठीक है। ये देखने के लिए आ रहा था हमारे संविधान में क्या कमी है, वो सुधारने के लिए आ रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जितने भी सदस्य थे सब अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय नहीं था। इसलिए भारतीय लोग इसका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। तो वही बोल रहा है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, तो भारत के संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए आया था। मतलब भारत के संविधान का जांच करने के लिए आया था, और भारत के लोग इसका विरोध करके इसको भगा दिए। और यही विरोध के चक्कर में लाला लाजपत राय को लाठी से मार करके उनकी हत्या कर दी गई थी, जब वो विरोध कर रहे थे तो, ठीक है। अगला, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। मतलब एशिया से यूरोप का जो व्यापार होता था प्राचीन काल में, वह कौन से मार्ग से होता था, तो वह कौन सा सिल्क रूट बोले तो रेशम मार्ग से होता था, ठीक है। जो कि चीन से निकलता था और जाके सीधे यूरोप में जाकर पहुंचता था। इसमें बहुत तरह का व्यापार, ऐसा नहीं केवल रेशम का ही होगा, यहाँ पे बहुत तरह का व्यापार किया जाता था इस रोड के माध्यम से, ठीक है। अगला, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। तो कौन किया था, तो हेनरी फोर्ड किया था। आज अमेरिका में सबसे फेमस कंपनी है फोर्ड नाम करके, जो कि कार का निर्माण करती है। आखिर ये असेंबली लाइन का प्रयोग सबसे पहले किया था। अभी असेंबली लाइन क्या होता है, तो हम लोग बहुत सारे यूट्यूब में ऐसा वीडियो देख चुके हैं जिसमें देख रहे हैं कि एक ऐसे करके चेन लगा हुआ है, यहाँ पे कोई कार का शीशा बन रहा है, यहाँ पे कार का ऊपर वाला डिजाइन बन रहा है, यहाँ कार का टायर बन रहा है, और सब ज्यादा के अपने अपने क्या हो रहा है, सेट होते जा रहा है। मतलब मशीन का ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो वही मशीनों को सबसे ज्यादा उपयोग किए थे कौन, हेनरी फोर्ड जी यहाँ पे किए थे। अगला है, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र किसका महिमा मंडल है। मतलब डॉन ऑफ द सेंचुरी में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, औद्योगिकरण। क्या देखने को मिलता है, औद्योगिकरण। इस चित्र में देखने को मिलता है क्या, कि बहुत सारे यहाँ पे फैक्ट्री लगे हुए, रेलवे लाइन बिछा हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये औद्योगिकरण का इशारा करता है।
स्पेनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? मतलब स्पेनिंग जेनी जो मशीन था यह किस चीज के लिए था? तो यह कताई के लिए था। किसके लिए था? कताई के लिए। बोले तो यह धागा बनाने का काम करता था। क्या बनाने का काम करता था? धागा। अगला, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? तो भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस, ये जो प्रेस है यह किसके द्वारा लाया गया था? तो पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। ये लोग कहाँ लाकर इसकी स्थापना किए थे? तो गोवा में। और आया कब था ये? 16वीं सदी के अंत में। 16वीं शताब्दी के अंत में। अगला, गैली क्या है? तो गैली क्या है? तो यह धातुई फ्रेम है। अब ये क्या होता है? मतलब एक तरह का धातुई फ्रेम, मतलब जानते हो फ्रेम मतलब क्या होता है? अरे फोटो देखे हो ना, जैसे कि ये देखो, ये जो साइड साइड वाला जो बॉर्डर है ना, इसी को हम लोग फ्रेम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रेम। और इसी का नाम गैली है। और बीच में क्या रहता है? तो बीच में कोई जानवर का चमड़ा रहता है, जिसमें क्या रहता है? तो मतलब पेंटिंग वेंटिंग किया रहता है, चित्रकारी किया रहता है, कोई ढांचा वाचा लिखा रहता है। इसी से लोग क्या करते हैं? फोटोकॉपी करते रहते। तो मतलब एक चीज एक बार उसमें लिख दिए, एक बार यहाँ चिपका दिए, फिर अगला फिर अगला फिर अगला, मतलब बार बार लिखना ना पड़े। इसी को हम लोग गैली बोलते हैं। गैली क्या है? तो यह धातुई फ्रेम है। क्या है? धातुई फ्रेम। ठीक है। अगला है, यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायिका के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है तो इसे सत्ता का कौन सा वितरण कहते हैं? तो इसे क्या बोलेंगे? सत्ता का, तो सत्ता का इसे क्षैतिज वितरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्षैतिज वितरण इसे बोलेंगे। मतलब पावर को ऐसे बांट दो। सबसे पहले यहाँ पे मान दो कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसके बाद विधायिका, तीनों में बराबर बराबर बांट दो। ठीक है। तो इसको बोलेंगे सत्ता का क्षैतिज वितरण। अगर वही हम लोग पावर को सबसे ज्यादा, फिर कम और उससे कम अगर ऐसे बांटे तो उसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर। जैसे में सबसे ऊपर में क्या आता है? केंद्र सरकार, उसके बाद क्या आता है? उसके नीचे राज्य सरकार, उसके बाद क्या आता है? नीचे स्थानीय सरकार। तो इसमें सबसे ज्यादा पावर केंद्र को है, उसके बाद राज्य को, उसके बाद स्थानीय को, तो इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर। लेकिन अगर जब तीनों को पावर बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाए तो इसे बोलेंगे हम लोग क्षैतिज क्या बोलेंगे? क्षैतिज वितरण बोलेंगे। ठीक है। अगला है, भारतीय संघ में इस समय है, तो भारतीय संघ में अभी कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 28 राज्य। कितने हैं? 28 राज्य। चलो बता दो बाबू, पीयूष तुम बताओ कितने केंद्र शासित प्रदेश है अभी? 8। बहुत बढ़िया। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन सा है? कौन कौन सा भी एक केंद्र शासित प्रदेश बता दो। तो सबसे पहले ऊपर में क्या पड़ता है? लद्दाख, उसके बाद यहाँ जम्मू कश्मीर, उसके बाद चंडीगढ़, दिल्ली, यहाँ क्या है ये? दमन दीव दादरा नागर हवेली। ठीक है। उसके बाद लक्षद्वीप, उसके बाद पुडुचेरी, और यहाँ फिर पड़ जाता है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितना है? 8। अभी हमारे पास टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक। अगला, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? कौन सा? तो इसका सही आंसर होगा अश्वेत शक्ति आंदोलन। क्या होगा? अश्वेत शक्ति आंदोलन। इसका कहने का मतलब है, यहाँ पे एक बार एक खेल हो रहा था। ठीक है। उस खेल में देखा गया था, मतलब जो अश्वेत आदमी था वही मिस्टेक से जीत गया। मिस्टेक से नहीं, मतलब था उसमें। ठीक है। वो जीत गया था। जब वो जीत गया, मेरा वीडियो खराब कर दे रही है तुम। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? तो जब वो जीत गया था तो वो क्या कहता, जैसे कि वो अश्वेत था, तो अश्वेत लोगों का एक अपना पहचान था कि उन लोग लाल रंग का रुमाल अपने हाथ में लपेट के रख ले है, गला में कुछ बांध के रख ले, टोपी वोपी लटका के रख ले है। ठीक है। तो वैसे ही करके जब उसको वहाँ पे प्राइज दिया जा रहा था तो वो फटाक से अपना रुमाल निकाला, हाथ में से लहराना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ कर रहा था। वो किसका प्रतीक था? तो वो प्रतीक था अश्वेत शक्ति आंदोलन का। बार बार इसमें टिक कर दोगे सब। नस्ल भेद का, नस्ल भेद भी इसमें आता है। ठीक है। नस्ल भेद भी उसमें आता है, लेकिन इसका सही आंसर होगा अश्वेत शक्ति आंदोलन। अगला है, बाम सेफ निम्न में से किसका संगठन है? बताओ। बाम सेफ मजदूरों का। किसका? मजदूरों का नहीं, सरकारी कर्मचारियों का। अब ये क्या है? तो देखो, सरकारी नौकरी में जो भी निम्न वर्ग के लोग हैं, ठीक है, जनजाति लोग हैं, ठीक है, जैसे कि एसटी हो गए, एससी हो गए, इन लोगों के साथ कुछ कुछ हद तक भेदभाव होता है। तो इनके लिए यहाँ पे एक संगठन का निर्माण किया गया है जिसका नाम है बाम सेफ। ये है किसके लिए? तो ये सरकारी कर्मचारियों के लिए है ये। ठीक है। उसके बाद, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है?
बताओ, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है कि यह राजनीतिक दल है कि नहीं है। जैसे हमको यहाँ पे एक पार्टी का निर्माण किए, अब इसको मान्यता कौन देगा कि ये सच में कोई राजनीतिक दल है कि बस ऐसे ही है, तो इसको देगा कौन? चुनाव आयोग। कौन देता है? चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग का ही काम है क्या करना? इलेक्शन करवाना। ठीक है, सबको पता है नहीं चीज। अगला, लोकतांत्रिक सरकार होती है, क्या होती है? उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार सरकार, वैध सरकार या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। लोकतांत्रिक सरकार को मतलब बहुत ज्यादा जिम्मेवारी रहता है। उसके बाद, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाले कौन से अधिकार सर्वश्रेष्ठ है? इसका कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सा अधिकार है जो लोगों को राजनीतिक सुधार लाने में मदद करेगा और लोगों को सशक्त होने में मदद करेगा। तो सबसे अच्छा अगर कोई अधिकार है इसमें तो वो है सूचना का अधिकार। क्या? सूचना का अधिकार, जिसको आरटीआई भी बोलते हैं। आरटीआई, और ये आया कब था? तो 2005 में आया था। कब आया था ये? तो ये 2005 में आया था। ठीक है, अगला है, निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? तो सीटें आरक्षित की बात कर रहा है यहाँ पे। तो सीटें आरक्षित है किसमें? पंचायती राज में। किसमें है? कितना? तो 1/3 भाग, 1/3 भाग इनके लिए सीट आरक्षित यहाँ पे करके रखा गया है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि इसमें भी सीटें आरक्षित है, इसमें भी आरक्षित है और इसमें भी आरक्षित है। लेकिन संवैधानिक रूप से, संविधान के रूप से कानून बन चुका है उसके लिए है किसमें? मात्र पंचायती राज में। लेकिन यहाँ पे संवैधानिक रूप से तो वैसा कुछ बोला नहीं, बस बोला किसमें है? तो ये तीनों में है, लेकिन संवैधानिक रूप से केवल पंचायती राज में है। उन लोग में भी लाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देख लोगे एक बार। अगला, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो नर्मदा कौन किए थे? तो मेघा पाटेकर। ठीक है, अब ये क्या की थी? जैसे कि नर्मदा नदी के ऊपर एक बांध का निर्माण किया जा रहा था। अब उस बांध की वजह से बहुत से, जैसे एक नदी ऐसे क्रॉस कर रही है, अगर हम यहाँ पे बांध बना देंगे तो सारा पानी इधर फैल जाएगा। तो यहाँ जो भी जितने गांव के लोग थे सभी लोग को विस्थापित होना पड़ रहा था, इस जगह को छोड़ के निकलना पड़ रहा था। ठीक है, तो इसी के विरोध में जाके ये क्या कर रही थी? नर्मदा बचाओ आंदोलन ये स्टार्ट की थी। ठीक है, अगला है कि समाप्यता के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांट के रखा गया है? तो कितने भागों में? 2 भागों में बांट के रखा गया है समाप्त होने के आधार पे। तो कौन कौन सा? नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? तो आगे है कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? काली मिट्टी कहाँ कहाँ नहीं पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, लेकिन राजस्थान में नहीं पाया जाता है। राजस्थान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी, बोले तो बलुई मिट्टी। काली मिट्टी को और कौन से नाम से जाना जाता है? और कपासी मिट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें कपास की खेती सबसे ज्यादा होता है और पानी सोखने की क्षमता भी इसमें सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, ये सब कॉटन बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। अगला, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन से हैं? तो सबसे पहले बताओ, जैव विविधता का मतलब क्या होता है? तो जीवों में पाए जाने वाले भिन्नता को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जैव विविधता। यहाँ क्वेश्चन है कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ऑप्शन, वन्य जीव के आवास का विनाश करना। अगर जैसे वन्य जीव का कहने का मतलब है कि जो जंगल में रहने वाले जानवर हैं उनके घर को अगर हम लोग तोड़ देंगे तो वो लोग हमारे यहाँ आ जाएंगे, और जब हमारे यहाँ आ जाएंगे तो हमको नुकसान करेंगे। तो इसी को तो बोलते हैं जैव विविधता में उन लोग हमारा जैव विविधता उसमें वो लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं। दूसरा है वन्य जीव को मारना और शिकार करना। ठीक है, अगर हम उनको मार देंगे तो उनकी संख्या कम होगी, जब उनकी संख्या कम होगी तो फिर उनके खाने वाले कहाँ जाएंगे, या फिर वो जिनको खाएंगे उनकी संख्या अचानक से बढ़ जाएगी। उसके बाद है प्रदूषण, या फिर ये क्या लिखा हुआ है? दावानल। क्या लिखा हुआ है? ये दावानल। इसका मतलब क्या होता है? नहीं पता, बहुत बढ़िया, हमको भी नहीं पता। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी जो है वह जैव विविधता को क्या करती है? प्रभावित करती है।
अगला, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है? बहुउद्देशीय परियोजना मतलब कि बांध अगर हम लोग बनाएंगे तो उससे क्या क्या लाभ होगा? तो सबसे बड़ी बात, बाढ़ पर नियंत्रण। हम लोग नदी को कंट्रोल कर सकते हैं कि इधर कितना पानी भेजना है, कितना पानी नहीं भेजना है। दूसरा, सिंचाई की सुविधा हो जाएगी। तीसरा, जल विद्युत का उत्पादन। यहाँ पे हम लोग क्या लगाकर, टरबाइन लगाकर विद्युत का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला, चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना और केला, ये सब किस तरह की फसलें हैं? तो कौन सा? तो ये सब रोपण फसल है। कौन सा फसल है? रोपण फसल है। आगे, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में होती है? तो कौन से फसल ऋतु में होगा धान का खेती? तो खरीफ फसल में। अब तुम लोग बताओ कि मक्का कौन से ऋतु में होता है? मक्का कौन से ऋतु में होता है? तो मक्का भी तो बरसात के टाइम में ही होता है ना, मतलब ये भी खरीफ फसल का उदाहरण है। मक्का। हाँ। निम्नांकित कोयले की खानों में से कौन सा झारखंड राज्य में है? मतलब ये सब जगह में से कौन सा झारखंड में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बोकारो। बोकारो कहाँ स्थित है? तो यह झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। अच्छा बताओ, तलचर कहाँ स्थित है? तो तलचर जो है वह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे रानीगंज कहाँ स्थित है? रानीगंज वेस्ट बंगाल में स्थित है। उसके बाद सिंगरेनी कहाँ स्थित है? तो सिंगरेनी जो है यह आंध्र प्रदेश में, कहाँ? आंध्र प्रदेश में स्थित है। एक है सिंगरेनी, एक है सिंगरौली। सिंगरौली जो है वह मध्य प्रदेश में है। और सबसे बड़ी बात, ये जो सिंगरेनी है और सिंगरौली है, दोनों कोयला का खान है, मतलब दोनों जगह से कोयला निकलता है। सिंगरेनी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। और सिंगरौली कहाँ? सिंगरेनी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और सिंगरौली है मध्य प्रदेश में। इसको थोड़ा सा याद रखोगे सब, ठीक है। अगला, निम्नांकित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आधारभूत उद्योग, जो दूसरे उद्योग के लिए कच्चे माल का निर्माण करता हो। तो जैसे कि चीनी उद्योग, मान लो अब कोई केक बनाने वाली फैक्ट्री है तो उसको चीनी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसके लिए आधारभूत चीज हो गया चीनी। तो चीनी भी तो आधारभूत उद्योग है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि चीनी हम लोग भी खरीदते हैं, मतलब वैसे उद्योग जो केवल फैक्ट्रियां ही खरीदे, आम जनता नहीं खरीदे, उसी को बोलेंगे आधारभूत उद्योग। तो चीनी को तो हम लोग भी खरीद लेते हैं, सूती वस्त्र हम लोग भी खरीदते हैं, उर्वरक तो हम लोग भी सीधे खरीदते हैं। तो इसका सही आंसर होगा लौह इस्पात उद्योग। क्या होगा? लौह इस्पात उद्योग, ठीक। अगला है, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल प्रदूषित होता है? मान लो 1 लीटर अगर कोई प्रदूषित जल को अगर हम लोग निकाले, उसको पानी में मिला दें, तो पानी कितना गुना पानी उससे प्रदूषित होगा? तो इसका सही आंसर होगा 10 गुना। कितना होगा? 10 गुना, ठीक है, याद रखोगे इसको। अगला, निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? मतलब गलत कौन है सड़क के बारे में? तो सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सही है। सड़क तो हम लोग को घर घर तक पहुंचा देता है। उसके बाद ऊबड़ खाबड़ भूमि पर भी इसका निर्माण किया जा सकता है, ये भी सही है। सड़क परिवहन अन्य परिवहनों के साधनों के लिए कड़ी का काम करता है, ये भी सही है, सबको जोड़ने का काम करता है। रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है, नहीं, सड़क का निर्माण करना सस्ता है, रेलवे का निर्माण करना थोड़ा महंगा पड़ता है, ठीक है। अगला, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करता है? मतलब कौन सा देश सबसे अच्छा है या किस चीज के आधार पर तय करता है? तो स्वास्थ्य के आधार पे, शिक्षा के आधार पे और प्रति व्यक्ति आय के आधार पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अब बताओ, मानव विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो यूएनडीपी। कौन करता है? यूएनडीपी। इनमें से कौन सी भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? मतलब भावी पीढ़ी के लिए कौन सा है इसमें? तो इसका सही आंसर होगा धारणीय विकास, बोले तो सतत पोषणीय विकास, बोले तो संपोषित विकास। ये तीनों का तीनों क्या है? सेम सेम। कौन कौन सा? धारणीयता का विकास, उसके बाद संपोषित विकास, उसके बाद सतत पोषणीय विकास, ठीक है। ये तीनों क्या है? सब सेम सेम है, ठीक है, और ये आने वाली पीढ़ी का ख्याल रखती है। अगला, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है, ठीक है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? मतलब जब वो सरकारी
अस्पताल में काम कर रही है। तो अगर हम लोग बात करें तो ये तृतीयक क्षेत्रक में है, लेकिन यहाँ पे तृतीयक क्षेत्रक तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो यहाँ पे है संगठित। क्या होगा? संगठित। वो सरकारी अस्पताल में है तो संगठित, अगर प्राइवेट में रहती तो असंगठित। अगला क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? यहां पे सेवा का बात कर रहा है, मतलब यहां पे तृतीयक क्षेत्रक का बात कर रहा है। तो बताओ तृतीयक क्षेत्रक में क्या आएगा? तो सबसे पहले कृषि, डायरी, मछली पालन करना और वानिकी, ये सब किस में आ जा रहा है? तो ये सब हमारा प्राथमिक में आ जा रहा है। दूसरा, चीनी, गुड़ और ईंट का निर्माण करना, ये सब किस में आ रहा है? तो ये सब दूसरा में आ जा रहा है। परिवहन, संचार एवं बैंकिंग, ये सब किस में आ रहा है? तीसरा में आ रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? वस्तु विनिमय का मतलब होता है वस्तुओं को एक्सचेंज करना, ठीक है। हम उसका वाला ले लिए और वो मेरा, ठीक है, मतलब वस्तुओं को एक्सचेंज करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा। हाँ, मतलब यहाँ पे गाय के बदले बकरियों का सौदा किया गया, तो ये सही है। अगला, एक गाय को 10,000 रुपया, तो आना ही नहीं है यहाँ पे। बैंक को गाय सब का जुटे, ये सब कुछ नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है, व्यापारिक बैंक का काम क्या है? जो हम लोग के यहाँ देखते हैं SBI, बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ये सब बैंक का काम क्या है? तो इन लोग का काम है साख का निर्माण करना, मतलब भरोसा लोगों को लेना। उसके बाद ऋण लेना, मतलब लोगों को लोन देना। फिर जमा स्वीकार करना, जो हम लोग जाके पैसा देते वो करना, मतलब इनमें से सभी उसका काम है, ठीक है। आगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। इसका कहने का मतलब एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का जो उत्पादन है वह कितने देशों में नियंत्रित करती है? तो एक से अधिक देशों में। कितने देशों में? एक से अधिक देशों में। सबसे बड़ी बात कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं? जो 2 या 2 से ज्यादा देशों में अपना प्रोडक्ट का निर्माण करता है, उसी को बोलेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनी। अगला है, फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? तो यह किसकी है? अमेरिका की। किसकी है? अमेरिका की कंपनी है। आगे, हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता की पहचान करता है? तो यह आभूषण। किसका? आभूषण का पहचान करता है हॉलमार्क। अच्छा, खाने वाला चीज, ये इसके लिए कौन सा है मार्क? खाने वाले चीज के लिए तो एग मार्क। क्या है? एग मार्क। खाने वाली चीज के लिए एग मार्क, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब? 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। लेकिन विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस जो है वह 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। याद रहेगा ना, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब? तो 24 दिसंबर। वैसे यही वाला बस एग्जाम में देता है। तो क्वेश्चन हो गया खत्म।